हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक एप्साइट्स और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस यूनिट के अंदर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ एंड एडवांसमेंट्स का फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो क्लाउड कंप्यूटिंग की यूनिट नंबर 5 है उसका नाम है क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ एंड एडवांसमेंट्स। और इसके अगर हम सबसे पहले कंटेंट्स की बात करें तो इसके अंदर बहुत इजी कंटेंट्स हैं जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे आपने देखा होगा, बिग डेटा एक सब्जेक्ट था हमारा, तो उसके अंदर हमने हडूप के बारे में पढ़ा था एज वेल एज़ मैप रिड्यूस के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम वही चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बस थोड़े से एडिशनल चीज़ें और ऐड हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमारा कंटेंट्स में वही हडूप आता है जो कि बिग डेटा के अंदर भी होता है। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये जो डेटा होता है स्ट्रक्चर्ड हो अनस्ट्रक्चर्ड हो उसको प्रोसेस करना, डेटा में से इंफॉर्मेशन को निकालना। मैप रिड्यूस ये भी इसी काम में, बिग डेटा में ही काम आता है। फिर है गूगल ऐप इंजन, इसके हम एब्रीवेशन GAE पढ़ने वाले हैं। फिर है ओपन स्टैक और उसके बाद है क्लाउड फेडरेशन। तो ये कुछ हमारे छोटे से टॉपिक्स आपको अभी देखने में लग रहे हैं, लेकिन अंदर एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो ये थोड़े से डीप है। तो चलिए डुबकी मार ही देते हैं। तो सबसे पहले हडूप की बात करते हैं। तो हडूप क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो कि डेटा को स्टोर करने के काम आता है एंड एप्लीकेशंस को रन करने के काम आता है। ठीक है। प्रोवाइड मैसिव स्टोरेज, जो हडूप होता है वो मैसिव स्टोरेज प्रोवाइड करता है। एनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रोसेसिंग पावर होती है, एनॉर्मस एंड एबिलिटी टू हैंडल वर्चुअली लिमिटलेस कॉन्करेंट टास्क और जॉब्स। और ये जो हैंडल कर सकता है वर्चुअली लिमिटलेस कॉन्करेंट टास्क को, मतलब कि लगातार पैरेलली कुछ टास्क चल रहे हैं या फिर जॉब्स चल रही हैं, तो उनको ये पैरेलली हैंडल कर सकता है, वो भी वर्चुअली ईजिली। फिर उसके बाद है कि जो हडूप का जो इकोसिस्टम होता है वो कई सारे कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग टूल से मिलकर के बना हुआ होता है। उसमें से कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो आर्किटेक्चर के टर्म्स में डिफरेंट भी हो सकते हैं। They all can be under single roof as they derived functionalities from scalability and power of Hadoop। अब क्या है कि अलग अलग आर्किटेक्चर से मिलकर बने हुए हैं, तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब अलग अलग आर्किटेक्चर से मिलकर के बने हुए हैं तो वो हडूप के अंदर कैसे कंपाइल हो सकते हैं, आराम से कैसे एक साथ काम कर सकते हैं। वो इस वजह से हो पाया है क्योंकि वो जो उनकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो स्केबिलिटी और पावर ऑफ हडूप जो है इन दोनों से मिलकर के डिराइव हुई है। ठीक है, मतलब मिलता जुलता कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन जो है इन दोनों में से निकल करके आया है। फिर है हडूप का, अगर हम इकोसिस्टम की बात करें उसे हम डिफाइन कर सकते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़, मतलब कि अलग अलग जो हमारे टूल्स हैं टेक्नोलॉजीज़ हैं उन सबको मिलाया गया और इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया गया, डिप्लॉय किया, जिससे हम बिग डेटा सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर सकें। बिग डेटा जो हमारी बहुत बड़ा इशू है उसको से सॉल्व कर सकें और ये हमारा कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो। अगर हमारा कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होगा तो हमें बहुत ज़्यादा बिग डेटा को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी एंड बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो ये जो हडूप है ये इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। जैसे कि हमें पता है बिग डेटा के अंदर ये जो बिग डेटा होता है इसको सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है, डेटा के अंदर से इंफॉर्मेशन निकालना क्यों ज़रूरी है। तो हमने, अगर आपने बिग डेटा वाली देखी है वीडियो तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार यहाँ पे भी बता देता हूँ। तो अब क्या है कि बिग डेटा के अंदर क्या होता है कि बहुत सारा रॉ डेटा होता है, लेकिन वो जो रॉ डेटा है ना वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। उसमें से कुछ ही इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो आपके लिए ज़रूरी होगी। अब मान के चलिए कि आपने दाल और चावलों को मिला दिया, ठीक है, लेकिन आपको चाहिए सिर्फ दाल। तो अब आपके पास चावल और दाल का जो है एक मिक्सचर है, उसमें से आपको दाल को अलग करना होगा, चावल को अलग करना होगा। जो आपको चाहिए, जैसे अगर आपको दाल चाहिए तो आपने दाल रख ली और जो चावल है उनको स्टोर कर दिया वापस से। तो वहाँ पे क्या हुआ कि आपकी जो डेटा है वो है चावल और दाल मिक्स्ड फॉर्म में, एंड जब आपने उसको प्रोसेस किया तो चावल अलग हो गए, दाल अलग हो गई। दाल जो थी वो आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई और जो राइस है उसे आप फ्यूचर के लिए रख लेते हो कि अगर फ्यूचर में अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरे काम आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको किसी को दे देंगे या फिर डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हडूप जो है वो काम करता है। मैप रिड्यूस एंड हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। मैप रिड्यूस और जो HDFS है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ये दो कोर कंपोनेंट्स हैं इसके इकोसिस्टम के, हडूप के इकोसिस्टम के दो कोर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है मैप रिड्यूस और दूसरा है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अब ये मैनेज करने के काम आता है बिग डेटा को।
और बट नॉट सफिशेंट टू डील विद बिग डेटा चैलेंजेस, लेकिन ये इतना सफिशेंट नहीं है कि वो बिग डेटा के जो चैलेंजेस आते हैं उन चीज़ों को भी ये झेल पाएँ। Other than these two, it provide collection of various elements to support complete development and deployment of big data solutions. इन दोनों के अलावा भी बहुत सारे कलेक्शन होते हैं एलिमेंट्स के, मतलब कि खाली इन दोनों पे ही डिपेंडेंट नहीं है कि खाली हमारे पास मैप रिड्यूस है और हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है तो हो गया। नहीं, इसके पास और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी मदद से डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट को कंप्लीट करता है। अब देखते हैं यूजेस ऑफ हडूप। हडूप कहाँ कहाँ यूज़ होता है और उसको यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहला है स्टोर एंड प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। जैसे कि हमने इसके इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, जो हमारा ये हमें मैसिव स्टोरेज प्रोवाइड करता है। अब मैसिव स्टोरेज प्रोवाइड करता है तो बहुत ईजिली हो गया, हमारे पास अगर ह्यूज नंबर ऑफ डेटा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो हम उसे ईजिली एक ही जगह पर स्टोर कर सकते हैं एंड हम उसे कभी भी रीस्टोर कर सकते हैं, कभी भी अपने यूज़ में ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल हो गया। फिर है कंप्यूटिंग पावर। अगर कंप्यूटिंग की पावर की बात करें तो ये भी हमने पहले ही देखा था कि ये एनॉर्मस पावर जो है हमें प्रोवाइड करता है। अब एनॉर्मस पावर प्रोवाइड करता है तो फिर ये पैरेलल कंप्यूटिंग को सपोर्ट करता होगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर है फॉल्ट टॉलरेंट। फॉल्ट टॉलरेंट मतलब कि अगर हमारे सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, रैम में, सीपीयू में या किसी भी चीज़ में, तो इसके पास डेटा बैकअप है, जिसकी वजह से ये जो हमारा जो डेटा है उसको नहीं उड़ने देगा, चाहे कोई फॉल्ट आए या नहीं आए। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लो कॉस्ट होता है और स्केलेबल होता है। ठीक है, फीचर्स ऑफ हडूप की बात करते हैं तो सुटेबल फॉर बिग डेटा एनालिसिस। जैसे कि हम अभी तक बिग डेटा के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो ये सुटेबल है बिग डेटा एनालिसिस के लिए। फिर उसके बाद स्केलेबिलिटी जो होती है इसकी बहुत अच्छी होती है। फिर उसके बाद जो फॉल्ट टॉलरेंट ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा मॉड्यूल्स ऑफ हडूप। अब मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं हडूप के अंदर। तो सबसे पहला होता है HDFS, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था। द फाइल्स आर ब्रोकन इनटू ब्लॉक्स एंड स्टोर्ड इन नोड्स ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। जो फाइल्स होती हैं वो तोड़ी जाती हैं ब्लॉक्स के अंदर और स्टोर की जाती हैं नोड्स के अंदर, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर के ऊपर काम करती हैं। ठीक है, यार्न क्या है? यूज्ड फॉर जॉब शेड्यूलिंग एंड मैनेजिंग द क्लस्टर। ये जॉब शेड्यूलिंग और क्लस्टर को मैनेज करने के लिए काम आता है। मैप रिड्यूस की बात करें तो इसके अंदर ना दो फंक्शन है, एक मैप है एक रिड्यूस है, वो हम यही देखते हैं। फ्रेम वर्क फॉर पैरेलल कंप्यूटिंग, ये एक फ्रेमवर्क है पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए। टेक्स डेटा एंड कन्वर्टेड इन डेटा सेट्स विच कैन बी कंप्यूटेड इन की वैल्यू पेयर। अब जो मैप होता है वो क्या करता है, वो डेटा को इनपुट की तरह लेता है और उसको ना डेटा सेट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि कंप्यूट किया जा सकता है की वैल्यू पेयर में। अब आप इसे टपल भी कह सकते हो। अगर आपने पाइथन पढ़ी है तो पाइथन के अंदर यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपके वो होते हैं टपल्स होते हैं, उनके अंदर एक की होती है और एक वैल्यू होती है। हर एक की हर एक वैल्यू होती है, तो जैसे आप की एंटर करोगे तो वैल्यू अपने आप एंटर हो जाती है। तो इस तरीके का हिसाब किताब चलता है कुछ। तो वैसे ही यहाँ पे भी टपल्स के अंदर काम चलता है या फिर की वैल्यू के अंदर काम चलता है। द आउटपुट ऑफ मैप टास्क इज कंज्यूम्ड बाय रिड्यूस टास्क। जो आउटपुट है मैप टास्क का वो कंज्यूम किया जाता है रिड्यूस टास्क के द्वारा, मतलब कि जो रिड्यूसर है वो यहाँ पे काम करता है और जो रिड्यूसर है वो डिज़ायर्ड रिजल्ट देने में काम करता है। मतलब कि जैसे यहाँ से हमारा की वैल्यू पेयर आ गया, अब यहाँ पे वो छांटा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिल्टरिंग होगी एंड जैसे हमें नाम से भी समझ में आ रहा है रिड्यूसर, तो यहाँ पे भी हमारी क्या होगी, फिल्टरिंग होगी एंड फिल्टर होने के बाद जो हमारा रिजल्ट है वो हमें मिल जाएगा। हडूप कॉमन की बात करते हैं तो हडूप कॉमन क्या है? जावा लाइब्रेरीज आर यूज्ड टू स्टार्ट हडूप एंड यूज्ड बाय अदर हडूप मॉड्यूल्स। ये वो जावा लाइब्रेरीज है जो स्टार्ट करने के काम आती हैं हडूप को और अदर जो हडूप के मॉड्यूल्स हैं उनके अंदर यूज़ की जाती हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो फास्ट है, स्केलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, रिसाइलेंट टू फेलियर, वही फॉल्ट टॉलरेंट है। तो मतलब कि लास्ट यूनिट के अंदर ये जो चार है ना, चार में से फास्ट तो नहीं, लेकिन हाँ ये जो तीन है ये आप कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के भी यही तीनों वर्ड्स रिपीट होने वाले हैं, फॉल्ट टॉलरेंट भी। चलिए अब यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है हडूप। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है उसका एक कंपोनेंट जिसका नाम है मैप रिड्यूस। तो मैप रिड्यूस के अंदर जैसे कि हमने देखा कि एक फ्रेमवर्क है जो कि पैरेलल कंप्यूटिंग करने के काम आता है। तो पैरेलल कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, पैरेलल कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क होता है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस करने के लिए काम आता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के ऊपर। अब आप पूछेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, पैरेलल कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी नहीं मिलती, राइट। जैसे कि एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो अब क्या होगा कि अब ये एक सिस्टम पे रन करेगा ये टास्क, और ये वाला जो टास्क है ये दूसरे सिस्टम पे रन करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मेरा अगर ये 1 सेकेंड ले रहा है
तो ये भी 1 सेकेंड लेगा। लेकिन अगर मैं इस टास्क को भी इस पर शेड्यूल कर दूँ तो ये टाइम इंक्रीज होके हो जाएगा 2 सेकेंड्स, है ना। तो मेरा ये जो टाइम कंज्यूम ना हो, ये 1 सेकेंड जो है, ये तो फॉर एग्जाम्पल है, क्योंकि जैसे ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा ये हो सकता है आवर्स में चला जाए, या हो सकता है डेज में चला जाए, या फिर हो सकता है मंथ्स में चला जाए, है ना। तो उतना ज़्यादा टाइम ना करना पड़े, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लोड को, जिसकी मदद से ईजिली हमारी जो पैरेलल है वो चीज़ें चल सकें। The process is initiated when a user request is received to execute the MapReduce program and terminated when results are written back to HDFS। अब क्या होता है कि ये प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? अब ये प्रोसेस स्टार्ट जब होता है जब यूज़र जो है ना वो रिक्वेस्ट करता है, और उस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए जो MapReduce है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो टर्मिनेशन करने लगता है। मतलब जैसे कि हमने देखा था फिल्टरिंग आउट करता है ये रिड्यूसर, है ना। तो टर्मिनेटेड वंस रिजल्ट्स आर रिटर्न बैक टू HDFS, और जैसे ही जो रिजल्ट है वो लिख देता है वो वापस से HDFS के अंदर चला जाता है रिजल्ट, ठीक है। अलाउस प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग फॉर बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये प्रोसेसिंग और जो एनालाइजिंग है वो दोनों के लिए ही हेल्प करता है, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो या फिर अनस्ट्रक्चर्ड हो या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड हो, ठीक है जी। ऐसा नहीं होता कि अगर बाई चांस आप स्ट्रक्चर्ड डेटा, क्या होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, होता है कि यूनिवर्सली हर जगह वही डेटा है, ठीक है। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया जैसे कि हमारे, अब मान के चलिए कि इंस्टाग्राम का ऐप ले लेते हैं या फिर लिंक्डइन का एप्लीकेशन ले लेते हैं, तो लिंक्डइन का जो एप्लीकेशन है वो हर एक डिवाइस में सेम उस पर होगा, है ना। सेम ऊपर स्टोरीज का ऑप्शन आएगा, नीचे पोस्ट आएंगे, नीचे की तरफ होम बटन होगा, या फिर नेटवर्क होगा, ऊपर की तरफ राइट हैंड कॉर्नर पे मैसेजेस का होगा। तो इसी तरीके से वो यूनिवर्सल हो गया, या फिर मैं कहूँ स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप ये मत लिखिएगा कि ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो ये हो गया स्ट्रक्चर्ड, जो कि आप हर जगह यही देखोगे। अब इन अनस्ट्रक्चर्ड की बात करें तो जैसे कि आपने एक ब्लॉग लिखा है, कई सारी वेबसाइट्स पे आपने विजिट किया, हर किसी पे अलग अलग फ़ॉन्ट साइज़ होगा, अलग अलग वो साइजेस अलग अलग होंगे और कलर अलग अलग होंगे, है ना। किसी पे बोल्ड होगा, किसी पे इटैलिक्स होगा। तो इस तरीके से वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। और सेमी स्ट्रक्चर्ड की आधा स्ट्रक्चर्ड है, आधा अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। नो नीड ऑफ लोडिंग डेटा इनटू डेटाबेस फॉर प्रोसेसिंग। इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि इसके अंदर हमें लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है डेटा को। जब लोड करने की डेटा नहीं पड़ती है डेटाबेस के अंदर प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है। 2 ऑपरेशंस मैप एंड रिड्यूस। इसके 2 ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया है। सबसे पहला होता है मैप और दूसरा होता है रिड्यूस। इट वर्क्स ऑन मास्टर वर्किंग अप्रोच इन विच मास्टर प्रोसेस कंट्रोल। ये एक मास्टर वर्किंग अप्रोच पे काम करता है, जिसके अंदर मास्टर जो होता है वो प्रोसेस कंट्रोल करता है एंड डायरेक्ट्स एंटायर एक्टिविटी, और पूरी की पूरी जो एक्टिविटी हो रही है तो उसको डायरेक्ट करता है, सच एज कलेक्टिंग, सेग्रीगेशन, डिलीशन द डेटा। जैसे कि कलेक्ट करना हो गया डेटा को, या फिर सेग्रीगेशन मतलब कि छांटना हो गया, या फिर डिलीट करना हो गया। तो ये वाले सारे काम कौन करता है, मास्टर वर्किंग अप्रोच के थ्रू होते हैं, और मास्टर ये वाले काम करता है सारे, ठीक है। अब वर्किंग एंड फेजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर वर्किंग की बात करें, द मैप टास्क टेक्स अ सेट ऑफ डेटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू सेट ऑफ डेटा ब्रोकन इन टपल्स की वैल्यू। तो इसके अंदर क्या होता है, जो मैप टास्क होता है वो जो डेटा इनपुट लिया है, जैसे कि हमने पीछे भी देखा था कि डेटा लिया, उसको कन्वर्ट कर दिया डेटा सेट्स के अंदर, और वो की वैल्यू पेयर के अंदर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। द रिड्यूस टास्क टेक्स द आउटपुट फ्रॉम द मैप एज एन इनपुट एंड कंबाइंस दैट डेटा टपल्स इनटू अ स्मॉलर सेट ऑफ टपल्स। अब इसके अंदर क्या होता है, जो रिड्यूसर का क्या काम होता है, वो आउटपुट लेता है मैप से। मैप का जो आउटपुट होगा वो इसके लिए इनपुट होगा रिड्यूसर के लिए, ठीक है। तो जैसे ही इनपुट के अंदर वो रिड्यूसर इनपुट लेता है मैप से, तो वो कंबाइन करता है डेटा टपल्स को, स्मॉलर मतलब कि छांटना चालू कर देता है, मतलब कि जो जो उसे की वैल्यू पेयर नहीं चाहिए उनको वो डिलीशन करना स्टार्ट कर देता है और स्मॉलर सेट बना देता है टपल्स का, ठीक है। रिड्यूसर टास्क इज ऑलवेज परफॉर्म्ड आफ्टर द मैप टास्क। अब अगर आप ये कहो कि पहले रिड्यूसर का कर लेते हैं बाद में मैप का कर लेंगे, तो ऐसा सब वो नहीं हो पाएगा जी। पहले आपको मैप का ही करना पड़ेगा और बाद में फिर रिड्यूसर काम करेगा, क्योंकि जैसे कि मैप के लिए जो मैप जो आउटपुट देगा वो रिड्यूसर के लिए इनपुट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आती है हमारी फेजेस। तो हमारी इसके अंदर होती हैं टोटल 7 फेजेस। अगर मैं नाम से बताऊं तो सबसे पहला है इनपुट फेज, दूसरा है मैप, तीसरा है इंटरमीडिएट कीज, चौथा है कंबाइनर, फिर है शफल एंड सॉर्ट, फिर है रिड्यूसर, फिर है आउटपुट फेज।
तो इस तरीके से हमारी 7 फेजेज़ हो जाती हैं। अब इनपुट फेज़ का अगर हम स्टार्ट करें तो इनपुट फेज़ से ही हमें नाम से समझ में आ रहा है सेंड स्पार्स डेटा टू मैपर इन फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ये की वैल्यू पेयर्स के अंदर जो डेटा है उसको सेंड करता है, ठीक है। मैप का काम क्या होता है, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है। ये की वैल्यू पेयर को लेता है एंड प्रोसेस ईच वन ऑफ देम टू जनरेट 0 और मोर की वैल्यू पेयर्स। तो ये की वैल्यू पेयर्स को लिया और हर एक की एक जनरेट कर देता है 0 या फिर और भी जितनी भी की वैल्यू पेयर्स में चाहिए हो वो जनरेट कर देता है। ये इंटरमीडिएट कीज़ की बात करें, की वैल्यू जनरेटेड बाय मैपर, इसका ये क्या करता है, ये की वैल्यू जनरेटेड बाय मैपर जो होती है उनको एक तरीके से चेकआउट करता है। कंबाइनर की बात करें, टाइप ऑफ लोकल रिड्यूसर दैट ग्रुप सिमिलर डेटा फ्रॉम मैप फेज इनटू आइडेंटिफेबल सेट्स। इसके अंदर क्या होता है कि ये एक लोकल रिड्यूसर होता है। लोकल रिड्यूसर मतलब एक तरीके से आप इसे रिड्यूसर ही बोल सकते हो, लेकिन इसका कोई टास्क ऐसे कंफर्म्ड नहीं है कि यही करेगा। तो ये लोकल रिड्यूसर हो गया और ये ग्रुप करता है सिमिलर डेटा को, ठीक है। टेक्स इंटरमीडिएट कीज़ फ्रॉम मैपर एज इनपुट, और ये जो इंटरमीडिएट कीज़ होती हैं मैपर से उनको एक तरीके से इनपुट की तरह लेता है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ मैप रिड्यूस एल्गोरिथम, इट इज़ ऑप्शनल। ये एक ऑप्शनल है, ये कोई भी पार्ट नहीं है मैप रिड्यूस एल्गोरिथम का, ठीक है। तो कंबाइनर क्या है, ये एक एक्सेप्शनल है या फिर ऑप्शनल है, ठीक है। शफल एंड सॉर्ट, शफल एंड सॉर्ट के अंदर क्या होता है, रिड्यूसर टास्क स्टार्ट विद शफल एंड सॉर्ट स्टेप। जो रिड्यूसर का काम है वो शफल और सॉर्ट स्टेप से ही स्टार्ट होता है। ये डाउनलोड करता है की वैल्यू पेयर को लोकल मशीन के ऊपर जहाँ पर रिड्यूसर रन कर रहा होता है, क्योंकि हमने पीछे भी देखा था कि हमें जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसे डेटाबेस में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो लोकल मशीन पर ही स्टोर कर देता है सारे चीज़ों को जिस पे कि रिड्यूसर रन हो रहा होता है। की वैल्यू पेयर्स आर सॉर्टेड बाय की इनटू अ लार्जर डेटा लिस्ट। जो की वैल्यू पेयर हैं वो सॉर्ट किए जाते हैं कीज़ में लार्ज डेटा लिस्ट के अंदर। रिड्यूसर की बात करें, ये जो ग्रुप है की और की पेयर जो डेटा है हमारा उसका इनपुट लेता है और रन करता है रिड्यूसर फंक्शन को। जो डेटा है उसे एग्रीगेट किया जा सकता है, फिल्टर किया जा सकता है, कंबाइन किया जा सकता है और भी कई सारी चीज़ें की जा सकती हैं। मतलब कुल मिलाकर के इसका काम है घटाना। ये कैसे भी करके घटाएगा, चाहे जोड़े डिलीट करे या जो भी करे, ठीक है। ये कुल मिलाकर के ये रिड्यूस कर देगा। वंस एग्जीक्यूशन इज ओवर इट गिव्स 0 और मोर की वैल्यूज टू फाइनल स्टेप। जैसे ही एग्जीक्यूशन जो है वो पूरी होती है, ये 0 या फिर ज़्यादा की वैल्यू पेयर्स जो है वो फाइनल स्टेप के अंदर आउटपुट की तरह दे देता है। अब आउटपुट फेज़ के अंदर क्या होगा कि आउटपुट फेज़ हमें आउटपुट देगा। आउटपुट फॉर्मेटर दैट ट्रांसलेट्स द फाइनल की वैल्यू पेयर फ्रॉम रिड्यूसर फंक्शन एंड राइट्स देम ऑनटू अ फाइल यूजिंग रिकॉर्ड राइटर। अब इसके अंदर क्या होता है, रिकॉर्ड राइटर की मदद से एक फ़ाइल के अंदर जो भी की वैल्यू पेयर हमें रिड्यूसर से आए हैं उनको लिख देता है। दैट्स इट, ठीक है। अब फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर्स टोटल 5 हैं हमारे, इजी से फटाफट से देख लेते हैं इनको भी। तो सबसे पहला है हमारा शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग मतलब कि जो हमारे टास्क हैं उनको ब्रेक कर देता है या फिर सब टास्क में डिवाइड कर देता है, और जैसे ही एक टास्क कंप्लीट होगा तुरंत दूसरा टास्क आ जाएगा, तो इस हिसाब से हमारी शेड्यूलिंग कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जी हमारा इसे हम मैपिंग भी बोल सकते हैं या फिर फर्दर कैरीड फॉर बाय रिड्यूसर, और इसके बाद जो रिड्यूसर है वो भी अपने अंदर ही ये वाली शेड्यूलिंग तो ज़रूर करता ही है। फिर है सिंक्रोनाइजिंग। सिंक्रोनाइजिंग मतलब कि जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया है, कई सारे कंपोनेंट्स, कई सारे एलिमेंट्स होते हैं हडूप के अंदर, और हडूप जो मैप रिड्यूस है वो भी हडूप का एक कंपोनेंट है। तो अब सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जबकि सारा का सारा जो डेटा है वो हमारा लोकल मशीन पे है, तो सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज्ड होती है, बहुत ज़्यादा ईजी होती है और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होती है। तो सिंक्रोनाइजिंग एक इसका फीचर बन जाता है। डेटा लोकेलिटी की बात करें, बोथ कोड एंड डेटा आर ऑन सेम डिवाइस। जैसे कि हमने डेटा अभी बताया मैंने, तो जो डेटा है और जो कोड है वो दोनों की दोनों चीज़ें सेम डिवाइस के ऊपर हैं, तो डेटा लोकेलिटी भी एक फीचर बन जाता है इसका। हैंडलिंग ऑफ एरर्स और फॉल्स, वही फॉल्ट टॉलरेंट। फिर उसके बाद स्केल आउट आर्किटेक्चर, ठीक है। फिर आता है आपका वर्किंग ऑफ मैप रिड्यूस। आप वर्किंग देख लेते हैं इसकी, तो वही है, दोबारा से वही चीज़ें रिपीट करनी है। तो लार्जर डेटा सेट्स को लेता है, सेट ऑफ रिकॉर्ड लेता है, या फिर आइटरेशन परफॉर्म करता है डेटा के ऊपर, एक्सट्रैक्ट करता है पैटर्न को और प्रिपेयर करता है आउटपुट लिस्ट को यूजिंग मैप फंक्शन।
अरेंज करता है आउटपुट लिस्ट को प्रॉपरली टू इनेबल ऑप्टिमाइजेशन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब यहाँ पे रिड्यूसर का काम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। कंप्यूट अ डेटा सेट ऑफ रिजल्ट्स बाय यूजिंग द रिड्यूसर फंक्शन, और रिड्यूसर फंक्शन की हेल्प का यूज़ करके वो क्या करता है, सेट ऑफ रिजल्ट्स बनाता है, कंप्यूट करता है और फाइनली हमें आउटपुट दे देता है। सिंपल, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा जी, यहाँ तक हमारा जो है अब मैप रिड्यूस और हडूप की जो हमारे टॉपिक्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गूगल ऐप इंजन। ये बहुत सही चीज़ है, जितने इसके एडवांटेजेस हैं उतने इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी बताया गया है और बहुत ज़्यादा बुराई भी कर दी गई है इसी यूनिट में इसकी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आता है पास प्रोडक्ट, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोडक्ट होता है ये। प्रोवाइड करता है एक एप्लीकेशन डेवलपर्स के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए, जिससे आप गूगल की स्केलेबल होस्टिंग को यूज़ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो और टायर 1 इंटरनेट सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। मतलब कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये आपको हर एक चीज़ दे देगा। अगर आप गूगल क्लाउड्स पे गए होगे तो आपने ज़रूर देखा होगा कि क्या क्या सर्विसेज आपको देता है। ये हर एक चीज़ के अंदर कस्टमाइजेबिलिटी देता है। रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन रिटर्न इन जावा और पाइथन, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है या फिर आप इसके अंदर क्या क्या कर सकते हो, तो जावा और पाइथन के ऊपर आप एप्लीकेशंस को लिख सकते हो, स्टोर कर सकते हो डेटा को गूगल बिग टेबल के अंदर या फिर गूगल क्वेरी लैंग्वेज के अंदर। फिर उसके बाद है आपका प्रोवाइड्स मोर इंफ्रास्ट्रक्चर देन अदर स्केलेबल होस्टिंग सर्विसेज लाइक अमेजॉन EC2। तो आपको ये बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्केलेबल होस्टिंग देता है एज़ कम्पेयर टू अमेजॉन EC2। अब यहाँ पे अमेजॉन EC2 का नाम इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो क्लाउड सर्विसेज है एक दूसरे से कम्पीट करना चाहती हैं और कम्पीट करती हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर हो गया, अमेजॉन का AWS हो गया, वैसे ही गूगल का ये गूगल ऐप इंजन हो गया, या फिर आप गूगल क्लाउड भी कह सकते हो इसको। तो यही है। फिर है इट आल्सो एलिमिनेट सम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशंस एंड डेवलपमेंट टास्क फॉर इजी स्केलेबल ऐप्स राइटिंग। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं या फिर जो डेवलपमेंट टास्क के लिए जो भी हमारे चीज़ें होती हैं उनको हटा देता है ये, जिसकी वजह से हम स्केलेबल ऐप राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला करके जब आप एक कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हो, ज़रूर से आपने एक RDP यूज़ की होगी, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। तो उसमें क्या होता है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन ID पासवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो ID पासवर्ड्स होते हैं खाली एडमिनिस्ट्रेशन को पता होते हैं। अगर आप उसको यूज़ करना चाहोगे तो आप यूज़ नहीं कर सकते विदाउट पासवर्ड। तो अब क्या होता है कि GAE जो है ये इस चीज़ को, इस बाउंडेशन को हटा देता है। आपके पास पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, आप जिस हिसाब से जैसे कोड्स लिखना चाहते हो, जैसे यूज़ करना चाहते हो वैसे यूज़ कर सकते हो, वो भी ईजीली। एक सर्टेन अमाउंट तक वो फ्री होता है और उसके बाद आपको पेमेंट जो होती है वो देनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू योर रिसोर्स यूसेज। जैसे कि हमारी स्टोरेज होती है गूगल ड्राइव की, वो अभी 15 GB फ्री है, ठीक है। तो अगर आप 15 GB के बियॉन्ड यूज़ करना चाहोगे तो उसके सब्सक्रिप्शंस हैं पर मंथ के हिसाब से, पर ईयर के हिसाब से, वो आप ले सकते हो, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी आपकी कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट होगी, जैसे आपकी फ्री लिमिट ख़त्म हो जाएगी। जो पेमेंट है, जो रेट्स हैं रिसोर्सेज के, वो पर डे के हिसाब से हो सकते हैं, पर मिनट के हिसाब से भी हो सकते हैं। और रिसोर्सेज क्या क्या होंगी, CPU, स्टोरेज, API एंड एक्सेट्रा। एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे बेहतरीन है वो ये है कि ये 500 रिक्वेस्ट पर सेकंड को सपोर्ट करता है और इससे भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। मतलब कि 500 एक रिक्वेस्ट जब मानी जाती है, मान के चलिए कि आपने यूनिक वेबसाइट्स डाला गूगल के ऊपर, तो आपने एक रिक्वेस्ट करी है, ठीक है, आपकी एक रिक्वेस्ट गई है गूगल की तरफ से। अगर आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी सही चल रहा है तो, अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो हो सकता है 2 भी चली जाएं, 3 भी चली जाएं, 4 भी चली जाएं, जब तक आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, जब तक रिक्वेस्ट जाती रहेंगी। तो आप मान के चलो कि 500 रिक्वेस्ट पर सेकंड का मतलब क्या है कि अप्रॉक्स 500 पीपल पर सेकंड का ये लोड झेल सकता है। गुड इनफ फॉर बिल्डिंग डिसेंट वेबसाइट एंड डजेंट नीड मेंटेनेंस वर्क। ये जो डिसेंट वेबसाइट होती हैं, मतलब कि जैसे आपकी छोटी मोटी वेबसाइट्स हो गई, तो इनको बनाने के लिए ये काफ़ी है और इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी मेंटेनेंस वर्क नहीं चाहिए अगर आप हल्की फुल्की वेबसाइट बना रहे हो तो। डजेंट रिक्वायर सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर भी सर्वर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। इसके पास फ्री यूसेज एलोकेशन होती है। प्रोवाइड स्केलेबिलिटी, हमें स्केलेबिलिटी भी देता है ये। आल्सो हैज़ बेटर एक्सेस विद गूगल अकाउंट्स एंड डिप्लॉयमेंट प्रोसेस इज़ वेरी ईजी। और जो अगर आपके पास गूगल अकाउंट है ना, तो सोने पे सुहागा जी, ये आपको बहुत ज़्यादा ईजी एक्सेस दे देगा और बेटर एक्सेस देगा, और साथ ही साथ जो आपका डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है वो भी बहुत आराम से निपट जाएगा, ठीक है।
GAE has highest admin load, but once it is set up, deploying and redeployment is quick. अगर आप GAE यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर जो एडमिन का लोड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि कोड्स वगैरह लिखने पड़ते हैं, तो लोड तो होगा। लेकिन जब आपने एक बार उस चीज़ को सेटअप कर लिया तो उसके बाद आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। डिप्लॉइंग और रीडिप्लॉयमेंट जो है वो बहुत आसानी से हो जाता है और जल्दी से हो जाता है, ठीक है। कैन वी गेट एनी फीचर फ्रॉम इट्स स्टोर? हम अगर कोई एडिशनल फीचर भी लेना चाहते हैं तो वो हम स्टोर से ले सकते हैं, वो भी ऑनलाइन होगा एंड अपनी डिमांड के हिसाब से उसको पूरा कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला है नॉट स्टेबल इनफ, गेट्स कॉस्टली एज वेबसाइट बिकम बल्की। तो जैसे जैसे आपकी वेबसाइट का वज़न बढ़ता चला जाएगा इसके भी रेट बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन स्टेबलाइजेशन नहीं देगा जी, स्टेबल नहीं रह पाएगा, ठीक है। 500 रिक्वेस्ट पर सेकंड संभाल तो रहा है लेकिन ये स्टेबल नहीं है। हो सकता है एनिमेशन स्लो हो जाए, हो सकता है कि कोई बटन काम ना करे या फिर और कुछ भी। विदाउट नेटिव फाइल सिस्टम रीड राइट एक्सेस इट्स हार्ड टू प्रोसेस सम डेटा विद एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी। इसके अंदर क्या होता है कि क्योंकि ये फाइल्स जो नेटिव जो मतलब कि फाइल सिस्टम रीड और राइट एक्सेस है वो इसके अंदर नहीं होता है, जिसकी वजह से जो हमारी प्रॉब्लम है डेटा को एक्सेस करने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज़ के साथ। मतलब कि आपको एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज इसके अंदर इंस्टॉल करनी पड़ेंगी तब आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। डजेंट प्रोवाइड फुल टेक्स्ट सर्च API। फुल टेक्स्ट सर्च API आपको नहीं देता है। फुल टेक्स्ट सर्च क्या होता है? तो अगर आप गूगल क्रोम पे हैं एंड यू हैव स्क्रॉल्ड आउट अ वेबसाइट, आपने एक वेबसाइट खोली है तो आप वहाँ पे एक 3 बटन होंगे, उस पर क्लिक करेंगे 3 डॉट्स और तो वहाँ पे आएगा फाइंड इन पेज, या फिर आप अगर लैपटॉप पे हो तो Ctrl+F भी दबा सकते हो। तो वहाँ पे ना एक API यूज़ होती है जो कि आपको अलाउ करती है कि आप पूरी स्क्रीन में से कहीं से भी फुल टेक्स्ट सर्च कर सकते हो। तो ये वो प्रोवाइड नहीं कर पाता, और अगर आप जब कोड लिख रहे होते हो तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है क्योंकि आपको कोड को ढूंढना नहीं पड़ता, टाइम वेस्ट नहीं होता। यू हैव टू जस्ट सर्च इट एंड रीनेम इट या फिर एडिट इट, राइट। SDK जावा इज़ अनफेवरेबल, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड। अब जो SDK है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जावा की वो अनफेवरेबल है, मतलब कि वो भी इस पर आसानी से रन नहीं होगी जी। आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरीज जो हैं वो चाहिएंगी अगर आपको रन करना है तो। जावा SDK रेस्ट ऑन IDE। जो जावा SDK है वो IDE पे रन करती है, एक एनवायरनमेंट तो चाहिए ही होता है। एंड डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एप्लीकेशन। और जो इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी होती है, मतलब कि प्रोजेक्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है नॉर्मल एप्लीकेशन से। मतलब कि जिस तरीके से डेटा स्टोर हो रहा है वो अलग है और जिस तरीके से आपको दिख रहा है वो अलग है, ठीक है। नॉट ईजी टू प्रोसेस यूनिट टेस्ट, रूट कॉज एंड डजेंट सपोर्ट SSL टू वेबसाइट। अब SSL का काम क्या होता है? सबसे पहले अगर आप किसी वेबसाइट को खोलते हो तो वहाँ पे एक चीज़ लिखी आ जाती है नॉट सिक्योर कनेक्शन या फिर नॉट सिक्योर, कुछ ना कुछ ऐसा लिखा आ जाता है ना। और वेबसाइट के लेफ्ट हैंड साइड पे एक आइकॉन बनाया जाता है ऐसा, एक ट्राइंगल और उसके अंदर एक्सक्लेमेटरी मार्क, है ना। तो ये होता है नॉट सिक्योर का। अगर आपको ये मार्क हटाना है तो उसके लिए आपको SSL सर्टिफिकेट लेना होता है, लेकिन ये चीज़ आपको ये अलाउ करता ही नहीं है, आप ऐड कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। यूनिट टेस्ट का मतलब क्या है कि अगर आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ी होगी तो उसके अंदर कई सारी टेस्टिंग आती हैं, तो उसमें से एक यूनिट टेस्टिंग होती है कि तो वो प्रोसेस भी ईजी नहीं है और रूट कॉज को हम फिक्स नहीं कर सकते इसके अंदर आसानी से, ठीक है। नॉट इक्विप्ड फॉर बिल्डिंग मॉडर्न वेबसाइट। ये मॉडर्न वेबसाइट्स को बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, कृपया कर इसे मॉडर्न वेबसाइट्स के लिए यूज़ मत करना। हैज़ वीक सर्वर सॉफ्टवेयर, वीक सर्वर सॉफ्टवेयर है। द फाइल सिस्टम एंड मैनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज आर इनएक्सेसिबल। जो कई सारी फाइल सिस्टम मतलब कि ये जो द फाइल सिस्टम एंड मैनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज आर इनएक्सेसिबल, जो फाइल सिस्टम है या फिर जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है उन्हें आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। ओनली पाइथन एंड फ्यू रन्स JVM आर एक्सेसिबल। पाइथन या फिर कुछ जावा वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो एक्सेसिबल हैं, जो कि आप एक्सेस कर सकते हो, इजीली रन कर सकते हो। फीचर्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला है परसिस्टेंट स्टोरेज विद क्वेरीज सॉर्टिंग ट्रांजैक्शन। ये परसिस्टेंट स्टोरेज देता है, मतलब लगातार जो आपकी स्टोरेज है वो चलती रहेगी क्वेरीज के साथ। क्योंकि आप क्या यूज़ करने वाले थे, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, गूगल क्वेरी लैंग्वेज या फिर गूगल बिग टेबल। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वेरीज हमें चाहिए होंगी, तो आप क्वेरीज को यूज़ कर सकते हो, सॉर्टिंग को यूज़ कर सकते हो या फिर ट्रांजैक्शन को यूज़ कर सकते हो। ट्रांजैक्शन क्या होता है?
ट्रांजैक्शन वही कि आपने जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो हम अपना पिन वगैरह ऑथेंटिकेशन चीज़ें वाली चीज़ें डालते हैं एंड उधर से जो हमें चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है अगर क्रेडेंशियल्स सही हुए तो, है ना। तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से जैसे आप उसे कुछ क्वेरी दोगे या फिर कुछ कमांड दोगे, उधर से आपको उसने काम करके दे दिया, तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। ऑटोमेटिक स्केलिंग एंड लोड बैलेंसिंग, ये जो स्केलिंग जो होती है इसकी ऑटोमेटिक होती है, लोड बैलेंसिंग जो होती है वो भी ऑटोमेटिक होती है। इसके अंदर आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस देखने के बाद इसे लेता कौन होगा? इट्स एन डाउट फॉर मी। API फॉर ऑथेंटिकेशन एंड सेंडिंग मेल टू यूज़र, जो API है वो ऑथेंटिकेशन के लिए और मेल सेंड करने के लिए यूज़र को प्रोवाइडेड होता है। तो मतलब कि अगर आपको ऑथेंटिकेशन करना है तो उसके लिए भी एक API है जिसके अंदर आपको OTP वगैरह या फिर जो भी आपने सिक्योरिटी रीजंस जो भी आपने डाल रखे होंगे वो एक्सेसिबल कर सकते हो। और जो आपके पास मेल आते हैं ना, जैसे आपने अपना जो गूगल अकाउंट है किसी और के फ़ोन में लॉगिन कर लिया तो आपके पास एक मेल आ जाता है, तो वो भी इसके अंदर API इनबिल्ट है। टास्क क्यूज फॉर परफॉर्मिंग वर्क, ये टास्क को क्यू कर देता है। क्यू मतलब कि जैसे कि हमारी लाइन हो गई है ना, जैसे कि हम टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं तो वो क्यू हो गई, है ना। तो वो ऐसे ही क्यू में लगा देता है टास्क्स को, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। शेड्यूल टास्क फॉर ट्रिगरिंग इवेंट एट स्पेसिफाइड और रेगुलर इंटरवल्स, ये शेड्यूल करता है टास्क्स को और ट्रिगर इवेंट्स पे या फिर स्पेसिफाइड इंटरवल्स के ऊपर, ठीक है। मतलब कि जैसे कि आप जैसे ही सब्सक्राइब बटन दबाओगे ऑटोमेटिक जो बेल आइकन है वो हिल जाएगा, ठीक है। आपको उस पर एक और बार क्लिक करना पड़ेगा, या फिर जब आप लाइक बटन दबाते हो तो वहाँ पे एक एनिमेशन आएगा। तो ये जो टास्क होते हैं ये भी शेड्यूल्ड होते नहीं हैं, लेकिन अगर आप करना चाहोगे तो प्लीज़ कर दो। तो दोस्तों इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन को दबा दो, कमेंट सेक्शन में बता दो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आई एम हेयर। और मेरा जो नया टेलीग्राम ग्रुप है ना यार, उसको ज्वाइन कर लो, पुराना वाला किसी रीज़न की वजह से बंद हो गया, ठीक है। चलिए, डायनेमिक वेब सर्विंग विद फुल सपोर्ट फॉर कॉमन वेब टेक्नोलॉजीज़, जो डायनेमिक वेब सर्विंग होती है इसके अंदर और फुल सपोर्ट होता है कॉमन वेब टेक्नोलॉजीज़ का। मतलब कि डायनेमिक वेब सर्विंग मतलब कि इसके अंदर जो भी हमारा जो डेटा होगा वो डेटाबेस से कनेक्टेड होगा, है ना। तो अगर हम रियल टाइम में कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहते हैं वेब के अंदर तो हम कर सकते हैं ईजिली। सर्विसेज प्रोवाइडेड, अब कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? सबसे पहला है डेटा स्टोरेज, दूसरा है गूगल अकाउंट्स, फिर है URL फेच, फिर है मेल, इमेज मैनिपुलेशन, मैम कैश मतलब होती है मेमोरी कैशे। अब मेमोरी कैशे कैसे यूज़ करती है? मेमोरी कैशे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने कोई सा भी एप्लीकेशन अपने फ़ोन के अंदर यूज़ किया है, जस्ट लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम पे ज़रूर होंगे, तो इंस्टाग्राम और लिंक्डइन दोनों का ही ले लेते हैं। तो आप दोनों ही एप्लीकेशंस को डेटा ऑन करने के बाद खोलिए, जस्ट एक बार स्क्रॉल कीजिएगा एंड उसके बाद बंद कर दीजिएगा डेटा को एंड एप्लीकेशंस को भी बंद कर दीजिएगा। उसके बाद जब आप इनको दोबारा से खोलते हैं तो आपको कुछ ना कुछ इमेजेस, कुछ ना कुछ जो डेटा होता है वो पहले से ही दिख रहा होता है ना, क्योंकि वो जो डेटा है वो कैशे में सेव हो चुका है। तो वही यहाँ पे मेमोरी कैशे के अंदर आ जाती है बात, और जो आपका जो सर्विसेज हैं, जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इमेज मैनिपुलेशन के अंदर क्या है कि क्रॉप करना, एडिट करना, फ्लिप करना, ये वाली चीज़ें आती हैं, ठीक है। चलिए, शेड्यूल और क्यू टास्क ये तो हमें पता ही है, तो ये हमारी हो गई सर्विसेज। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये क्या था कि ये जो GAE है ना, ये अपडेट हो गया है। तो ये मत सोचना ये अभी बिल्कुल अभी काम कर रहा है, नहीं, अभी काम कर रहा है, लेकिन ये अब गूगल क्लाउड के अंदर एक पार्ट बन गया है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल आज की जानकारी दे रहा हूँ। तो ये गूगल ऐप इंजन जो है वो एक पार्ट बन गया है गूगल क्लाउड का, एंड आप क्विकर लैब्स को यूज़ करके आप गूगल क्लाउड को भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। 1 महीने के लिए आई थिंक फ्री देता है वो, 1.5 घंटा आप एक बार RDP जनरेट कर सकते हो ईजिली। तो उसका ट्रिक देख लेना, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं। फिलहाल एग्ज़ाम पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे आता है ओपन स्टैक। ओपन स्टैक क्या होता है? ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। यह हमें अलाउ करता है डिप्लॉयमेंट के लिए और मैनेज करता है क्लाउड को, और ये IaaS प्लेटफॉर्म पे होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को देता है एज अ सर्विस। सपोर्ट करता है पब्लिक और प्राइवेट डिप्लॉयमेंट्स को, दोनों ही डिप्लॉयमेंट आप इसके आसानी से कर सकते हो। ये मैसिव स्केलेबिलिटी देता है
सिंप्लिसिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इसका बहुत ज़्यादा आसान है। हाईली कॉन्फ़िगरेबल, कॉन्फ़िगरेशन इसकी बहुत ज़्यादा आसान है। अब अगर मैं हाई कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ ना, तो यहाँ से आपको कंपोनेंट्स की बात समझ जानी चाहिए कि यहाँ पे ना बहुत सारे कंपोनेंट्स होने वाले हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होने वाले हैं, और उनको अलग अलग तरीके से आप यूज़ करके अलग अलग अपनी डिमांड्स को पूरा कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच कंपोनेंट कैन बी मेड बाय API। जो कॉन्फ़िगरेशन है हर एक कंपोनेंट का, अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो वो API की हेल्प से कर सकते हो आसानी से। देयर आर मैनी डिफरेंट वेज टू यूज़ इट, बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं जैसे मैंने आपको बताया इसको यूज़ करने के लिए, विच मेक्स इट अ फ्लेक्सिबल टूल, और जिसकी मदद से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल टूल बन जाता है। सपोर्ट डिफरेंट हाइपरवाइजर्स, जो हाइपरवाइजर्स होते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के हाइपरवाइजर्स को ये सपोर्ट करता है, जैसे हो गया जेन, VMware या फिर कर्नल बेस्ड VM, जिसे आप KVM भी बोल सकते हो, ठीक है। सेवरल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज जैसे कि बेयर मेटल या फिर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, इनको भी ये सपोर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है जी कंपोनेंट्स ऑफ ओपन स्टैक। तो कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि जो कोई हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं आसानी से, हम करते हैं, कर सकते नहीं, करते हैं। तो यहाँ पे आता है नोवा, सबसे पहला है नोवा। नोवा क्या है? ये प्राइमरी कंप्यूटिंग इंजन है। ये मैनेज करने के काम आता है लार्ज नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स को, और जितनी भी इंस्टेंसेस होती हैं उन सबको हैंडल करता है कौन? नोवा। स्विफ्ट की बात करते हैं, स्विफ्ट एक लैंग्वेज भी होती है ये, लेकिन यहाँ पे स्विफ्ट क्या है? स्टोरेज सिस्टम फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड फाइल्स। ये स्टोरेज सिस्टम है ऑब्जेक्ट्स के लिए या फिर फाइल्स के लिए। मेक श्योर डेटा बैकअप फॉर एनी फेलियर हैपेंड, ये मेक श्योर करता है कि जो भी डेटा है वो बैकअप है हमारा, जिससे अगर कोई भी फॉल्ट आ जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है तो हमारे पास डेटा जो है वो सेफ रहे। फिर आता है हमारा सिंडर। ये क्या होता है कि ब्लॉक स्टोरेज कंपोनेंट एंड मोर एनालॉगस टू ट्रेडिशनल नोशन ऑफ कंप्यूटर। ये क्या होता है? ब्लॉक स्टोरेज कंपोनेंट होता है जो कि बहुत ज़्यादा एनालॉगस होता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी ट्रेडिशनल जो कंप्यूटर्स के अंदर जैसे फाइल होती थी ना, हम एक डिस्क PC में गए, वहाँ पे जाने के बाद हमारा लोकल डिस्क खोला हमने एंड वहाँ पे एक फ़ोल्डर बना हुआ है, इसी तरीके से हम फाइल्स को एक्सेस करते हुए आए हैं, या फिर डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना हुआ है ना, तो उसी तरीके का एक स्टोरेज कंपोनेंट होता है। मोर ट्रेडिशनल वे ऑफ एक्सेसिंग फाइल्स कंसिडर्ड वेयर डेटा एक्सेस स्पीड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब आप ये सोच रहे होगे कि जब ये इस टाइप का ट्रेडिशनल वे को फॉलो कर रहा है तो ये फास्ट कैसे हो सकता है? फास्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर आपको ये पता है कि आपकी जो वॉच है वो इस अलमारी में रखी है, तो आपको उस अलमारी तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी घड़ी, वॉच कहीं और मम्मी चेंज करती जा रही हैं, या फिर कोई ना कोई आपके घर में आपकी वॉच की लोकेशन चेंज करते जा रहा है, एड्रेस चेंज करते जा रहा है, तो आपको उसे ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट? उस डेटा को ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगेगा। वैसे ही आप अगर वॉच को डेटा से चेंज कर दें तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो ये ट्रेडिशनल वे जो है बहुत अच्छा है एक्सेस करने के लिए फाइल्स को। फिर आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? प्रोवाइड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी। ये नेटवर्किंग कैपेबिलिटी जो होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ को, एंश्योर करता है कि ओपन स्टैक का हर एक कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे से या फिर हर एक कंपोनेंट से क्विकली और इजीली एफिशिएंटली जो है वो कम्युनिकेट कर पाए। अगर कुछ डेट मतलब उसका होता तो हम सिंक्रोनाइजेशन भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम कम्युनिकेशन कहेंगे। हॉरिजॉन क्या है? हॉरिजॉन है डैशबोर्ड बिहाइंड ओपन स्टैक। अब क्या है कि ये डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें दिखेंगी। अब डैशबोर्ड जो होता है वो हमारा इसी चीज़ के लिए तो होता है। अब मान के चलिए कि आपने लिंक्डइन खोला, लिंक्डइन खोलने के बाद आप अपनी योर प्रोफाइल पे गए, योर प्रोफाइल पे जाने के बाद आपका डैशबोर्ड आ जाता है। वहाँ पे आप देखते हो कि अच्छा मेरे पोस्ट पे इतने लाइक्स आए हैं, अच्छा मेरे प्रोफाइल को इतने लोगों ने देखा है, या फिर आप अपनी DP चेंज कर सकते हो। मतलब कुल मिलाकर के जो मैनेजमेंट पार्ट होता है वो डैशबोर्ड पे होता है, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे है हॉरिजॉन का जो ये डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है ओपन स्टैक के अंदर। डेवलपर्स कैन इजीली एक्सेस ऑल कंपोनेंट्स इंडिविजुअली थ्रू API, बट डैशबोर्ड प्रोवाइड्स एबिलिटी टू व्हाट्स गोइंग ऑन एंड हाउ मैनेज इट। जो डेवलपर्स हैं वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट को इंडिविजुअली API की हेल्प से, लेकिन जो डैशबोर्ड होता है वो हमें एबिलिटी देता है कि क्या चल रहा है और कैसे वो सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है जी हमारा की स्टोन। अब की स्टोन क्या होता है? प्रोवाइड आइडेंटिटी सर्विस फॉर ओपन स्टैक। अब क्या है कि हमारे पास डेवलपर आ गया, हमारे पास कम्युनिकेशन आ गया, हमारे पास स्टोरेज आ गई, हमारे पास हर एक चीज़ आ गई है। अब हमें चाहिए सिक्योरिटी कि हमारा जो डेटा है वो लीक ना हो, ठीक है, या फिर जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहे। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं? की स्टोन।
ये एक सेंट्रल लिस्ट होती है जिसके पास सारे के सारे यूजर्स की जो होती है वो लिस्ट होती है, और वो मैप करता है कि किस यूजर को कितना अलाउंस देना है, कितनी परमिशन देनी है, ठीक है। प्रोवाइड्स मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सेस, प्रोवाइड्स मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सेस। जैसे कि मैं हर बार एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे जो कॉलेज होते हैं उसके अंदर एक डायरेक्टर होते हैं, फिर उसके बाद आप डीन्स को ले सकते हो, उसके बाद आप किसको ले सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को ले सकते हो, उसके बाद आप एक तरीके से डीन के ऊपर हम रजिस्ट्रार को भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये 4 की हायरार्की ले ली कि हमारे जो एक तो हो गए हमारे डायरेक्टर, फिर उसके बाद हो गए रजिस्ट्रार, फिर उसके बाद हो गए हमारे डीन, ठीक है, फिर उसके बाद हो गए हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर। अब जो हमारे डीन होंगे उनके पास सबसे ज़्यादा डेटा होगा, उनके पास सब के जो भी उनके नीचे आ रहे हैं सबका डेटा होगा, राइट, कि कौन कहाँ पे है, कितना काम कर रहा है, कितनी छुट्टियाँ ले रहे हैं, सारी चीज़ें। जो रजिस्ट्रार होगा उसके पास डायरेक्टर का नहीं होगा, जो डीन होगा उसके पास रजिस्ट्रार और डायरेक्टर दोनों का नहीं होगा, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर होगा उनके पास तो किसी का भी नहीं होगा, बच्चों को छोड़ के, जो स्टूडेंट्स होंगे उनका छोड़ के, मतलब जो भी उनके हायरार्की के नीचे आते हैं वो ऊपर वालों में किसी का नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे जो परमिशंस हैं वो अलाउड होती हैं, ठीक है। ये मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सेस हो गया। ग्लैंस की बात कर लेते हैं। प्रोवाइड इमेज सर्विस, ये हमें इमेज सर्विस प्रोवाइड करता है। इमेजेस रेफर टू इमेजेस ऑफ हार्ड डिस्क, ये जो इमेजेस हैं इमेजेस को रेफर करती है, जैसे कि हमारी एक तरीके से फेस रिकॉग्नाइजेशन की वाली चीज़ हो गई कि आपका जो फेस है उसकी एक इमेज क्लिक की जाती है, एंड जो आपके डिवाइस में पहले से इमेज सेव्ड है उसकी एक इमेज ली जाती है, एंड दोनों को मैच किया जाता है। अगर मैच हो गया तो ठीक है, यू आर अलाउड, ठीक है। Glance allows these images to used as templates when deploying new virtual machine, और ये जो images होती हैं इनको यूज़ किया जाता है एज अ टेम्पलेट जब भी नया वर्चुअल मशीन इंस्टेंस जो होता है वो डिप्लॉय हो रहा होता है, तो ठीक है। सेलियोमीटर की बात करें तो ये क्या है कि प्रोवाइड टेलीमेट्री सर्विसेज, जैसे कि टेलीमेट्री सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, जैसे बिलिंग सर्विसेज हो गई, वो प्रोवाइड करने के काम आता है। प्रोवाइड्स वेरीफाइड काउंट ऑफ ईच यूजर्स यूजेज, अब हमने सिक्योरिटी भी देख लिया है तो अब हमारे पास पैसा भी आना चाहिए भैया, हर एक चीज़ बिजनेस होती है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि जो वेरीफाइड काउंट है कि कितने हमारे पास यूज़र है, कितना उसका बिल बना, कितना उसने यूज़ किया, इस हिसाब से इतना होता है, इस हिसाब से इतना होता है, वो हमारा काम ये करता है। हीट की बात करते हैं तो ऑर्केस्ट्रेशन कंपोनेंट होता है, ये अलाउ करता है यूज़र या फिर डेवलपर को स्टोर करने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अ फाइल दैट डिफाइन व्हाट रिसोर्स आर नीडेड फॉर द एप्लीकेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, एक रिक्वायरमेंट बनाने के लिए काम आता है कि इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए या फिर रन करने के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, उसका एक फाइल बना देता है ये, तो उसे बोलते हैं हीट। हेल्प्स टू मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ क्लाउड सर्विस टू रन, ये मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए काम आता है जिससे कि जो क्लाउड सर्विस है वो आराम से रन कर पाए। बेनिफिट्स और ऑफ ओपन स्टैक की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले इनेबल रैपिड इनोवेशन, बहुत जल्दी इनोवेशन करने में हेल्प करता है। क्यों, कैसे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं। ये तो मैंने आपको कुछ ही कंपोनेंट्स बताए हैं, इसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट्स आप पढ़ सकते हो गूगल पे, ठीक है। कट्स डाउन टाइम टू मार्केट, जो भी आपको इसके अलावा जो भी कंपोनेंट्स चाहिए वो भी आपको इसी पे अवेलेबल मिल जाएंगे आराम से। बूस्ट स्केलेबिलिटी एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये स्केलेबिलिटी को बूस्ट करने में काम आता है, और फिर जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो भी करने में काम आता है, लेकिन जो स्केलेबिलिटी है ना वो पब्लिक क्लाउड जितनी नहीं हो पाती है, ठीक है। ईजी एक्सेस, ईजी ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस जो होती है इसकी बहुत ज़्यादा ईजी होती है, क्योंकि इसका जो डेटा सेंटर होता है वो खुद का होता है, और ये प्राइवेट जो क्लाउड होते हैं हमारे उस पर ही काम करता है। तो उसके अंदर जो अगर डेटा सेंटर आपका होगा तो आप कभी भी डेटा ऑन कर सकते हो, कभी भी डेटा क्लोज कर सकते हो। चलिए जी, इसी के साथ अब हम आ चुके हैं यूनिट के एंड पे। तो यूनिट का ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, तो इसका नाम है क्लाउड फेडरेशन। तो दोस्तों अभी तक यार लाइक तो कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर दिया ही होगा, आपके भाई का चैनल है यार, कर दो यार सब्सक्राइब। बेल आइकन को दबा दो, नोटिफिकेशन नहीं आएगा फिर आपके पास कोई भी नई वीडियो का। और कमेंट सेक्शन में बता दो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है जी। चलिए, क्लाउड फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि संगठन बनाना, क्लाउड्स का संगठन, ठीक है। सिंपल से वर्ड्स में समझा रहा हूँ, क्लाउड्स का संगठन। इसके अंदर क्या होगा, जो भी आपके पब्लिक या जो जितने भी क्लाउड कंप्यूटिंग के क्लाउड के लोग हैं वो सारे के सारे एक संगठन बना लेंगे, जिससे कि जो सर्विसेज हैं उनको आराम से दे पाएँ। प्रैक्टिस ऑफ इंटरकनेक्टिंग क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट ऑफ 2 or more सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर पर्पस ऑफ लोड बैलेंसिंग ट्रैफिक एंड फुलफिलिंग डिमांड।
अब क्या होता है कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंटरकनेक्ट कर लेते हैं अपने अपने क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट को दो या दो से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स, जिससे कि वो लोड बैलेंसिंग को पूरा कर पाएँ और फुलफिल कर पाएँ डिमांड को। इट इज़ मल्टीनेशनल क्लाउड सिस्टम विच इंटीग्रेट्स प्राइवेट कम्युनिटी पब्लिक क्लाउड्स। जो मल्टीनेशनल क्लाउड सिस्टम होते हैं वो इंटीग्रेट करते हैं प्राइवेट कम्युनिटी पब्लिक क्लाउड्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं। मतलब इंटीग्रेशन का मतलब भी समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए कि एक लड्डू है, मैंने उसके 10 हिस्से किए, 10 लोगों को दे दिए तो डिफरेंशिएशन, और उन 10 लोगों से लेकर के मैंने एक लड्डू बना दिया तो इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइवेट कम्युनिटी और पब्लिक क्लाउड्स क्या हो गए, इंटीग्रेट होते हैं, मतलब एक ही जगह पे जोड़ दिए जाते हैं। रिलाई ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल डेटा सेंटर्स, ये मतलब इसके अंदर ना बस ये होता है कि इंटरकनेक्शन हो जाता है, फिजिकल डेटा सेंटर्स सेम जगह रहते हैं, कुछ भी फिजिकली चेंज नहीं होता, बस ऑनलाइन चेंज होता है। ठीक है, ऑनलाइन ही संगठन बनता है वो। टू अप्रोचेज टू अचीव, दो अप्रोचेज इसके अंदर हमें बताई गई हैं। सबसे पहला है सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन मॉडल और दूसरा है क्लेम बेस्ड मॉडल। अगर हम सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन मॉडल की बात करें तो ये दो ऑपरेशंस के बीच में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला है द आइडेंटिटी प्रोवाइडर, द सर्विस प्रोवाइडर। जो आइडेंटिटी है प्रोवाइडर की वो, और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो। क्लेम बेस्ड मॉडल की बात करें तो एड्रेस प्रॉब्लम ऑफ यूजर ऑथेंटिकेशन एंड आंसर्स इन रिगार्ड्स ऑफ एक्सेस। ये मतलब कि जो भी एक्सेस करने में जो भी दिक्कत आ रही है, ऑथेंटिकेशन में जो भी दिक्कत आ रही है, उसको ये रिजॉल्व करता है। दैट्स इट। बेनिफिट्स की बात करते हैं तो अलाउ क्लाइंट टू ऑप्टिमाइज एंटरप्राइज आईटी सर्विसेज डिलीवरी। जो हमारी, जैसे कि हमने अगर मान के चलो कि मुझे एज़्योर की सर्विस बहुत ज़्यादा पसंद आई, अब मेरे को AWS की पसंद नहीं आई, मुझे गूगल की पसंद नहीं आई, लेकिन मेरे को एज़्योर बहुत महंगा पड़ रहा है। हाँ, तो अब मैंने क्या किया कि मजबूरी में सेकंड ऑप्शन उठा लिया AWS का। लेकिन मुझे AWS पे ही एज़्योर के साथ फेडरेशन का पता चलता है कि इन दोनों ने फेडरेशन कर लिया है, तो अब मुझे चीप प्राइजेस में AWS पे ही एज़्योर की सर्विसेज मिल रही हैं। तो क्या होगी, ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी क्लाइंट के लिए, और जो डिलीवरी है वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ठीक है, अलाउज टू चूज़ बेस्ट प्रोवाइडर इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज। ये अलाउ करता है चूज़ करने के लिए कि बेस्ट प्रोवाइडर कौन सा है, फ्लेक्सिबिलिटी कॉस्ट में या फिर अवेलेबिलिटी में भी। डिफरेंट रिसोर्सेज पोल अलाउ मोर एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरमेंट्स। जितने डिफरेंट रिसोर्सेज पोल होंगे उतना ही अलाउ करता है हमें कि एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर हम चूज़ कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। अलाउज टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कलोड्स, ये तो सिंपल सी बात है। जब हमारे पास 10 क्लाउड्स होंगे और 10 टास्क होंगे तो हर एक क्लाउड के ऊपर एक एक टास्क चला जाएगा, सिंपल सा जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारा वर्कलोड। तो यहाँ पे आते हैं फिर हमारे लेवल्स ऑफ फेडरेशन। लेवल्स ऑफ फेडरेशन की बात करें तो परमिशन फेडरेशन, परमिसिव फेडरेशन। इसके अंदर टोटल जो हमारे फेडरेशंस हैं वो हमारे हैं 4 फेडरेशंस हैं। तो सबसे पहला है परमिसिव फेडरेशन। तो इसके अंदर क्या है कि सर्वर्स, यहाँ पे ना हर एक जगह सर्वर एक्सेप्ट ज़रूर आएगा, हर एक उसके अंदर फेडरेशन के अंदर। तो सर्वर एक्सेप्ट्स कनेक्शन फ्रॉम पीयर टू पीयर नेटवर्क। ये पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर कनेक्शन को एक्सेप्ट करता है। आइडेंटिफाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वेरीफाई करता ही नहीं है आइडेंटिटी को, बस ये DNS लुकअप्स को देख लेता है और सर्टिफिकेट चेक कर लेता है। ठीक है, बस। लैक्स ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन, ये लैक करता है ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन को। वेरीफाइड फेडरेशन की बात करें तो एक्सेप्ट करता है कनेक्शन को आफ्टर वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन के बाद एक्सेप्ट करता है सर्वर से कनेक्शन को। इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड वाया DNS, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो DNS के द्वारा आती है। फिर उसके बाद है कनेक्शन इज़ नॉट इनक्रिप्टेड, और लेकिन इसके अंदर ये कमी क्या होती है कि जो कनेक्शन होता है वो इनक्रिप्टेड नहीं होता है। ठीक है जी, कनेक्शन इनक्रिप्टेड नहीं होता है। अगर कनेक्शन इनक्रिप्टेड नहीं होगा तो जो डेटा बह रहा है, डेटा की जो नदी बह रही है वो उसे कोई भी चुरा सकता है आराम से। इनक्रिप्टेड फेडरेशन की बात करें तो ओनली इफ़ पीयर सपोर्ट्स TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो अगर जो पीयर्स हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TLS को सपोर्ट करता है ये तभी होगा। पीयर शुड प्रेजेंट डिजिटल सर्टिफिकेट, जो डिजिटल सर्टिफिकेट है उसको दिखाना ज़रूरी है। बोथ पार्टीज प्रोसीड टू वीकली वेरीफाई आइडेंटिटी सर्वर डायल बैक। इसके अंदर क्या होता है, वीकली वेरीफाई करने के लिए डायल बैक करते हैं सर्वर और पीयर। XEP 0220 डिफाइन सर्वर डायल बैक प्रोटोकॉल एंड प्रोवाइड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। और ये जो हमारा प्रोटोकॉल है XEP 0220 ये डिफाइन करता है कि डायल बैक का प्रोटोकॉल क्या होगा और किस तरीके से वेरिफिकेशन होने वाला है।
सर्वर डायल बैक यूजेस डीएनएस फॉर वेरीफाइंग आइडेंटिटी। जो हमारा सर्वर डायल बैक है वो यूज़ करता है डीएनएस को वेरीफाई करने के लिए आइडेंटिटी को। डजंट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन बट प्रोवाइड्स प्रिवेंशन फ्रॉम मोस्ट इंस्टेंस ऑफ एड्रेसेस। ये ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन देता है, लेकिन ये प्रिवेंट करता है कई सारे एड्रेस स्पूफिंग को, क्योंकि जैसे कि हमें पता है अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो सारी की सारी चीज़ें एड्रेस के ऊपर चल रही हैं, चाहे वो आईपी एड्रेस हो, मैक एड्रेस हो, उसी के द्वारा एक डिवाइस को आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे जो एड्रेस है उसको स्पूफ भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे स्टॉप हो जाती है ऑन XMPP नेटवर्क रिलीज्ड इन 2000। रिजल्ट इन वीक इनक्रिप्टेड कनेक्शन विद वीक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, वीक इनक्रिप्टेड कनेक्शन होता है और वीक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है। ट्रस्टेड फेडरेशन की बात करें, एक्सेप्ट ओनली फ्रॉम पीयर अंडर कंडीशन दैट पीयर सपोर्ट TLS एंड प्रेजेंट डिजिटल सर्टिफिकेट इशूड बाय रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। अब इसके अंदर क्या होता है कि अथॉरिटी ऐड हो गई है ऊपर वाले में हमने TLS और सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट दोनों दिखाया था, बस इसके अंदर क्या होगा हमारा इशूड बाय रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, ये और ऐड हो जाएगा, ठीक है। डिजिटल सर्टिफिकेट किसके द्वारा होना चाहिए, रूट सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के द्वारा होना चाहिए। The list of trusted roots CAs may be determined by one or two more factors like operating system, XMPP server software और local server policy। ये जो ट्रस्टेड की जो लिस्ट बन सकती है ये अलग अलग फैक्टर्स पे बन सकती है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो गया, सर्वर सॉफ्टवेयर के ऊपर हो गया, या फिर लोकल सर्वर पॉलिसी के ऊपर हो गया। डिजिटल सर्टिफिकेट्स नॉट ओनली इनक्रिप्ट चैनल बट ऑल्सो चैनल स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन। जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो खाली चैनल को इनक्रिप्ट नहीं करते, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। प्रिवेंट्स DNS पॉइजनिंग अटैक्स बट मेक्स फेडरेशन मोर डिफिकल्ट, हैंस सर्टिफिकेट्स आर नॉट ईजी टू ऑब्टेन। अब क्या होता है कि DNS पॉइजनिंग अटैक जो होता है उसको प्रिवेंट कर देता है, और जो फेडरेशन होती है इसकी वजह से क्या होता है, जो फेडरेशन होती है ना उसको अचीव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और इसी वजह से जो सर्टिफिकेट है उसको जो लेना है वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता है हमारे लिए। एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले है परफॉर्मेंस गारंटीज़। परफॉर्मेंस जो होगी वो तो बेहतरीन होने वाली है जी, वो भी हमें पता है क्यों। कन्वीनियंस होने वाली है बहुत ज़्यादा, अवेलेबिलिटी होने वाली है, डायनेमिक लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही, ठीक है। तो ये वाली चारों के चारों पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा लास्ट जो है इस चीज़ का, अप्रोचेज यूज्ड बाय मॉडल क्लाउड फेडरेशन। अप्रोचेज की बात करें तो 3 अप्रोचेज हैं टोटल। सबसे पहला है सिमेंटिक बेस्ड, दूसरा है मार्केट ओरिएंटेड, फिर है रिजर्वायर। सिमेंटिक बेस्ड की बात करें तो IaaS बेस्ड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है, प्रोवाइड करता है इंटरोपरेबिलिटी, रिसोर्स शेयरिंग एनवायरनमेंट। मतलब कि जो इंटरोपरेबिलिटी होती है इसका मतलब क्या होता है कि एक A पॉइंट से B पॉइंट तक जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र कर सके आराम से, रिसोर्स शेयरिंग कर सके एक तरीके से, ठीक है। तो सिमेंटिक बेस्ड हो गए। मार्केट ओरिएंटेड मतलब कि पैसा कमाने के लिए, कॉमर्शियली, ठीक है, सारी चीज़ें कॉमर्शियली होंगी इसके अंदर। कंप्यूटेशनल सर्विस होती है, ठीक है। कंप्यूटेशन मतलब कि CPUs वगैरह जो होते हैं मेन इसका काम होता है। फोकस इज ऑन कॉमर्शियली, हैज़ 4 कंपोनेंट्स, सब 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है क्लाउड्स, दूसरा है एप्लीकेशन ब्रोकर जो बिकवाता है या खरीदवाता है, क्लाउड कोऑर्डिनेटर जो सबका ध्यान रखेगा, और कॉन्सेंट्रेटर। फिर आता है रिजर्वेयर। रिजर्वेयर के अंदर क्या होगा, ये लीड किया जाता है IBM के द्वारा और ये ऑफर करता है SaaS टू प्रोवाइडर। SaaS मतलब कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये प्रोवाइड करता है। फोकस करता है लूज कपलिंग पे, इम्प्रूव्स लैक्स, लाइक ये कौन कौन से लैक्स को पूरी करता है, जैसे स्केलेबिलिटी हो गई, इंटरोपरेबिलिटी हो गई, सपोर्ट करता है बिजनेस सर्विस मैनेजमेंट को भी। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कंटेन्स 4 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। इसके अंदर 4 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो इसके डॉक्यूमेंटेशन में होती हैं। सबसे पहला हो गया रैपिड इंस्टॉलेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड सर्विसेज, दूसरा है डायनेमिक इलास्टिसिटी, फिर है सिमेंटिक एंड कंटिन्यूस ऑप्टिमाइजेशन, फिर है इंडिपेंडेंस ऑफ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज़। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारी यूनिट नंबर 5 है क्लाउड कंप्यूटिंग की वो पूरी होती है। होप सो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो ये सब करने में, और एग्ज़ाम भी बहुत जल्द आने वाले हैं, तो ऑल द बेस्ट गाइस। होप सो आप सभी का एग्ज़ाम होप सो नहीं बेहतरीन होगा फॉर श्योर। तो दोस्तों इसी बात पे हमारे वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना दोस्तों को। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर पढ़ें। और दोस्तों 2 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग
यूनिक ऐप साइट्स।